हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, पीछे हम लोग 15 चैप्टर पढ़ लिए हैं। नन हिंदी का पीछे हम लोग 15 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हम लोग नन हिंदी का 16वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है खेमा। जिस चैप्टर का नाम क्या है? खेमा। तो इस खेमा को पढ़ने से पहले आपको यह चीज याद रखना होगा, जिनका लेखक यानी रचनाकार जो पापू विश्व है यानी संकलित। अब संकलित कहने का मतलब ये होता है जिनका लेखक एक आदमी नहीं है। संकलित कहने का मतलब ये हुआ जो इस चैप्टर को किसी ने एक आदमी नहीं लिखा, कई सारे आदमी मिल के लिखा है। ठीक है, इसलिए इनका लेखक कौन है? संकलित कहे या पापू विषय है। ठीक है, पापू विषय मतलब पाठ्य पुस्तक विकास समिति। पापू विषय का मतलब क्या होता है? पाठ्य पुस्तक विकास समिति। अब ये एक बच्चा है खेमा, उसके बारे में यह चैप्टर लिखा गया है, जिस चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और देखिए, हाँ, एक चीज याद रखिएगा, यह बिहार बोर्ड क्लास 10th के छात्र के लिए, यह बिहार बोर्ड क्लास 10th के छात्र के लिए है। और जो बच्चा नन हिंदी यानी अहिंदी जिसको कहते हैं, जिनका चैप्टर नंबर कितनी है? 16। और जिस चैप्टर का नाम क्या है? खेमा। और जिनका लेखक कौन है? संकलित कहे या तो पापू विषय कहे। लेकिन एक चीज आप याद रखेंगे, जो इस क्लास को, एक चीज आप याद रखेंगे, इस क्लास को हम लोग वन शॉट यानी एक ही क्लास में खत्म करेंगे। यानी ये जो क्लास हम लोग का है वो कैसा क्लास है? एकदम वन शॉट क्लास है। तो इस बात को आप नहीं भूलेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग एक ही क्लास में पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या सारांश हो। तो बहुत एकदम बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। बस आप लोग बने रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है जो आप शांति से, आराम से देखते रहिए। और हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, तो कृपया करके वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं ना? इतना तो आप सपोर्ट कर ही सकते हैं। तो ये क्लास जो आप देख रहे हैं, ये कैसी क्लास है? वन शॉट क्लास है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। शुरू करें? चलिए, अब एक लड़का है खेमा। अब हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, यही लड़का है खेमा। ठीक है, ये लड़का का नाम क्या है? ये लड़का है खेमा। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर कितनी है? 16, जिसका नाम क्या है? खेमा। चैप्टर का नाम क्या है? खेमा। अब ये लड़का ही खेमा है, इसी लड़का के बारे में ये कहानी बना। ठीक है, जिनका रचनाकार कहे वो कौन है? वो संकलित है, यानी पापू विषय का भी यहाँ पे आप उपयोग कर सकते हैं। पापू विषय मतलब पाठ्य पुस्तक विकास समिति। अब बात करते हैं ये विधा कैसी है? यह एक कहानी है। अब बात करते हैं इसकी विधा की, यह क्या है? एक कहानी है। इसकी विधा की हम बात करते हैं, यह क्या है? एक कहानी है। चलिए, तो अब हम लोग इसी अंदाज से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा, ये जो खेमा था ना, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको हम जो जो बता रहे हैं वो चीज आप लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये जो खेमा था, यह 8 से 9 वर्ष का था। ये जो लड़का खेमा की बात जो हम लोग कर रहे हैं, देखिए, इसे बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको 5 से 10 मिनट में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम आपको मुंह से बता देंगे। लेकिन जब आप कहानी पढ़ते हैं और आपके सामने में जब हम कहानी पढ़ेंगे, तो आपको कुछ अंदर से फील आएगा। देखिए ना कैसा। तो ये लड़का जो खेमा था वो 8 से 9 वर्ष का था। ठीक है, ये लड़का, जिस लड़का की बात कर रहे हैं, वो लड़का कितना का था? 8 से 9 वर्ष का था। ठीक है, अब ये लड़का जो था एक गरीब परिवार का लड़का था, और इसका पिताजी इसे बेच लिया था। इसका पिताजी क्या किया था? बेच लिया था। ठीक है, और यह एक अस्थायी यानी गली मोहल्ला में एक छोटा सा होटल होता है ना, एक गली मोहल्ला के अस्थायी होटल पे काम करता था। ठीक है, अस्थायी होटल पे ये क्या करता था? काम करता था। ठीक है, जिस होटल का, वो जो अस्थायी होटल था, उस होटल का अस्थायी होटल था। ठीक है, होटल कैसा था? अस्थायी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के ये सब बता रहे हैं। उस होटल का जो मालिक था ना,
वो होटल का नाम निशान नहीं था, नाम था आपको क्या कहते हैं, शक्ति करके ऐसा करके नाम था। बता देते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। इसका नाम है हाँ, मुक्ताकाशी नाम है होटल का। क्या नाम है? मुक्ताकाशी। होटल का जो नाम था, होटल का नाम क्या है? नाम होटल का है मुक्ताकाशी। मुक्ताकाशी। अब जिसका मालिक कौन है? उस होटल का मालिक है कसारा। कसारा देखिए, कसारा देखिए। अब ये जो लड़का था खेमा, कसारा को काका कह के पुकारता था। क्या कह के पुकारता था? खेमा पुकारता था इसे काका कह के। ठीक है, किसे पुकारता था? खेमा। खेमा इसे कसारा को पुकारता था काका कह के। देखिए, काका। चलिए, अब ये लड़का का दिलचर्या बन गया था, उसके यहाँ वो काम करता था। हाँ, ये खेमा टोटल 4 भाई थे। खेमा टोटल कितने भाई थे? तो टोटल 4 भाई थे। ठीक है, खेमा टोटल कितने भाई थे? 4, जिसमें से सबसे छोटा भाई था कौन? खेमा। खेमा क्या था? जिसमें से सबसे छोटा था। ठीक है, तो खेमा 4 भाई था, और जिसमें खेमा जो था वो क्या था? सबसे छोटा था। खेमा का उम्र था 8 से 9 वर्ष, और यह एक अस्थायी होटल में काम करता था, जिस होटल का नाम क्या था? मुक्ताकाशी, और जिसके मालिक कौन था? कसारा था। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, एकदम आसान भाषा में। ठीक है, तो एकदम बने रहिए। चलिए, तब छोटी सी सबसे पहले हम एक झलक देखते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। क्या कहता है ऊपर में? देखिए, खेमा। ठीक है, अब खेमा जो है ना, बाल मजदूरी की। देखिए, सबसे पहले खेमा बहुत बच्चा था, 8-9 साल, यानी बहुत बच्चा ही कहलाता है। तो 8-9 वर्ष का खेमा था। अब समझिए, इसमें बाल मजदूरी के बारे में बताया गया है। अब देखिए, एक बच्चा पे कितना अत्याचार हो रहा है, ध्यान से सुनते चलिएगा। ठीक है, तो बाल मजदूरी की निविष्ठता, बाल मजदूरी की निशंसता को उभारने वाली कहानी खेमा हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। देखिए, अब ये जो खेमा कहानी है, ये बाल मजदूर के बारे में, ये हमें एक संवेदनाशील बताता है। जो बाल अधिकारों की अवधारणा समकालीन बिस्मार्क का महत्वपूर्ण गद्य है, और कहानी इसके प्रति भी हमें जागरूक बनाती है। और ये जो खेमा कहानी है ना, ये हमें एक जागरूक बनाता है, एक जागरूक हमारे अंदर देता है, और हमें ये जागरूक करता है। इसलिए जो बाल मजदूरी में देखिए, एक बच्चा पे कितना अति से ज्यादा उस पे क्या कहते हैं, यानी आपके इच्छा यदि नहीं है, जबरदस्ती कोई काम करवा रहा है, तो ये उचित होगा क्या? ये तो बिल्कुल अनुचित है। तो यह एक बच्चा जो खेमा था, मजबूरी से एक सबसे पहले तो काम कर रहा था। अब जब ये सबसे पहले ये काम जब मजबूरी से कर रहा था, और इस पे अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, तो हम लोग उसी के बारे में देखते हैं। और ये चैप्टर में हमें एक बाल मजदूर, यानी एक बच्चा से जो मजदूरी कराया जाता है, वो किस ढंग से कराता है, वही हम लोग देखते हैं। और खेमा जैसा ना जाने कितना हमारे इस देश में, इस दुनिया में बच्चा पे अत्याचार होता होगा। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, गली के नुक्कड़ पर बिना नाम की एक चालू और अस्थायी क्या था? होटल था। ठीक है, अब देखिए, गली के नुक्कड़ पर बिना नाम के एक अस्थायी होटल था। ठीक है, टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ लगा लाल पंखा। देखिए, एक टूटी सा टेबल था, उस टेबल पर क्या सब था? देखिए, बिना नाम का गली के नुक्कड़, यानी नुक्कड़ कहे तो कोना पे, साइड में कहीं पे, तो गली के साइड में एक दुकान था जो अस्थायी था। ठीक है, होटल था, दुकान के या होटल के, होटल को दुकान भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो टूटी सी टेबल, यानी वहां पे जो था ना, उस होटल पे एक टूटा हुआ टेबल था, जिस टेबल पर चाय बनाने के लिए क्या रखा था? भट्टी, जिसपे भट्टी पे भोज उज बनता है, खाना वाना बनता है। ठीक है, तो एक भट्टी था, और उसके साथ साथ एक पंखा भी लगा हुआ था, लेकिन पंखा का रंग कैसा था? तो लाल था। ठीक है, पंखा किस कलर का था? लाल कलर का। ठीक है, पास ही दीवार से सटे, देखिए, पास मतलब नजदीक में दीवार से सटे
एक टेबल पर 8-10 लीटर दूध भरा एल्युमिनियम का भगोना और चाय शक्कर के डिब्बे में एक छिंजा जिसमें 8-10 गिलास रखे थे। अब ध्यान से देखिए, देखिए एक टेबल था, जिस टेबल पे एक लाल कलर का पंखा था, उसके बगल में सटे दीवार से सटे एक टेबल पर 8-10 लीटर दूध एल्युमिनियम की क्या चीज पे, उसके दीवार में के बगल में एक टेबल था, उस टेबल पे एल्युमिनियम के बर्तन था, उस बर्तन में 8-10 लीटर दूध था। उसके बाद चीनी था, चाय पत्ती था, और वो चाय रखने वाला छिंकी होता है, चाय रखने वाला होता है, उसे छिंकी कहते हैं। ठीक है, उसमें 8-10 जो है गिलास भी रखा हुआ था। ठीक है, यानी चाय बनाने का सारा सामान था, वहां पे गिलास था, गिलास रखने वाला था, दूध था, सब कुछ था। ठीक है, चलिए कहते हैं इस मुक्ता काशी होटल का मालिक कसारा। अब इस मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन था? कसारा था। अपने काम को हल्का करने के लिए पास के एक गांव से बालक को ले आया। देखिए, ये मुक्ता काशी होटल का जो मालिक था वो कौन था? कसारा था। वो अपने पास के गांव से एक छोटा सा बच्चा को क्या किया? पकड़ के लाया। क्यों पकड़ के लाया? ताकि वो अपना काम को क्या कर सके? हल्का कर सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा कुछ कुछ तुतलाते। देखिए, कुछ तुतलाते बोलते इस बालक का नाम था खेमा। यानी ये जो बच्चा था वो कुछ तुतलाते हुए बोलता था। ठीक है, ये जो बच्चा था वो क्या था? कुछ मतलब आवाज उसका फंसता था, जिसका नाम क्या था? खेमा, जिसपे ये पूरी कहानी बैठा हुआ है। ठीक है, यह लगभग 8 से 9 वर्ष का दिखाई पड़ता था। देखिए, ये बच्चा कितना दिन का था? लगभग 8 से 10 वर्ष का था। ये जो लड़का खेमा था, इसका उम्र यानी इसका आयु लगभग कितना था? 8 से 10 वर्ष था। ठीक है, चलिए अब देखिए, लगभग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आप अनुमान लगा सकते हैं। सटीक जानकारी तो इसका मम्मी पापा ही दे सकता है, यह बच्चा कितना दिन का है। हम लोग अनुमान लगाएंगे तो उसमें क्या होगा? 6 महीना आगे जाएगा या तो 6 महीना पीछे होगा, बस इतना ही हो पाएगा ना। चलिए, उसका रंग गेहुआ था। उसका रंग कैसा था? गेहुआ। गेहुआ कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे उसका रंग थोड़ा गोरा था। ठीक है, कद लगभग 3.5 फुट का था। देखिए, खेमा का हाइट कितना था? 3.5 फुट, मतलब 3.5 फीट। 3.5 फीट था खेमा का जो हाइट था, वो कितना था? 3.5 फीट था। ठीक है, देखिए खाकी निक्कर के साथ पैबंद लगी कमीज पहना था। यानी एक निक्कर पर क्या पहना था? कमीज। अब इससे ये पता चलता है वो लड़का कितना पैसा होता है। यानी वो गरीब बच्चा था, एक निक्कर और उसके ऊपर से एक कमीज यानी एक शर्ट पहना था। ठीक है, चलिए, दूध के दांत अभी पूरे गिरे नहीं और चढ़ने लगा खेमा रोजगार की पहली पैदान पर। देखिए क्या कहता है? दूध का दांत, यानी जो बचपन में दांत रहता है ना, उस दांत को ही क्या कहा जाता है? दूध का दांत। यानी कहता है जो दूध का दांत तो अभी खेमा तुमको गिरा नहीं और चढ़ा है तुम क्या चीज पे? रोजगार के पहली पैदान पे। यानी तुम, यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ तो अभी तुम्हारा दूध का दांत टूटा नहीं और तुम चला है काम करने। चलिए भाई, कहते हैं सुबह की ग्राहक के समय कसारा चाय बनाता और खेमा गिलासों को दे आता। देखिए, अब स्वाभाविक बात है, दुकानदार तो भाई मालिक जो था वो चाय बनाता था और खेमा क्या करता था? उस चाय को गिलास को पहुंचाता था। ठीक है, सबको देता था, जो दुकान पे बैठा रहता है उसको देता था, आसपास के बगल सब में भी पहुंचाना पड़ता है। फिर अपनी नन्ही उंगलियां के बीच 4-5 गिलास को उठाकर टंकी पर धोने के लिए ले जाता। अब उसके बाद क्या करता था खेमा? वो अपनी नन्ही सी, यानी वो छोटा बच्चा था तो उसका उंगली भी तो छोटा ही होगा, तो नन्ही सी उंगलियां इस तरह से क्या किया जाता था? ऐसे फंसा लेता है, दुकान वाला से देखेंगे चाय इसमें फंसा लेता है, तो वो क्या करता था? इसमें फंसा के चाय को क्या करता था? गिलास को फंसा करके और टंकी पे लेके चल जाता था। क्या करने के लिए? गिलास को धोने के लिए। ठीक है, खेमा गिलासों में पानी डालकर उल्टा देता और धुए गिलास को टेबल पर रख के छिंके के पंजे में के बाल खड़ा कर होकर जमा कर देता। अब देखिए, अब वो खेमा क्या करता था?
वो गिलास को धो करके और उसे उल्टा करके रख देता था और उसमें वो जो उसका रखने वाला था उसमें जा करके रख के उसको साइड में रख देता था। ठीक है, चलिए, यह कदम उसकी नियति बन गया था। और स्वाभाविक बात है, जब वो खेमा के पिताजी ने बेच दिया था और खेमा को यह काम यानी रोज करना पड़ता है। आप जब जैसे कोई काम रोज करते हैं तो आपका वो नियत हो जाता है। ठीक है, फिक्स काम है जो इसको ऐसे ही करना है तो आप ऐसे ही करने रोज करेंगे। जैसे हम लोग का काम है ना रोज पढ़ाना, तो सो के उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? पढ़ाना। तो उसी तरह से उसका काम क्या हो गया था? यही सब करना बेचारा का नियत नियम में बन गया था। ठीक है, एवे खेमा ये डायरी वेजा, कहता है एवे खेमा ये डायरी वेजा अब लिखवा ला 3 साइकिल वाले के, 2 मास्टर साहब के, 5 सेठ जी के। कसारा ने खेमा को आदेश कसारा ने खेमा को आदेशात्मक स्वर में कहा। देखिए, मालिक तो मालिक होता है, वह एक आदेश के रूप में यानी एक आदेश के अनुभव से, यानी वो जो बोला वो एक मालिक के तरीका से, मालिक की आवाज में बोला। रे का सारा ओ सॉरी रे खेमा तुम जा डायरी वे, और बगल के जो से कि साइकिल वाला है, साइकिल वाला मास्टर साहब सेठ जी, इस सब के पास जाओ और ये जो सब चाय जितना जितना चाय है वो चाय लिखवा लो। दुकानदार सब नहीं देखते हैं डायरी पे सामने जितना भर दिन में दुकान देखते बगल सब में तुरंते तो कोई पैसा देगा नहीं। जो दुकानदार होता है बगल बगल का वो तुरंते तो पैसा देगा नहीं, तो वो क्या करता है एक बार शाम को हिसाब करता है पूरा दिन का। ठीक है, तो कुछ उसी तरह से इसका भी क्या होता था? हिसाब होता था। और ये काम कौन करता था? खेमा करता था। और कहता था कसारा जो जाओ ये डायरी लो और सभी दुकानों से तुम लिखवा के लो चाय। वो कहता था खेमा हाँ काका। क्या कहता था खेमा? हाँ काका, अभी लेकर जाता हूँ। चाय के साथ खेमा डायरी लेकर चल पड़ा। अब जो है चाय के साथ खेमा डायरी लेके क्या किया? चल दिया। अब कहते हैं 8-10 मिनट बाद घूमता घामता खेमा डायरी लेकर आया। वह संभवतः समझने लगा था कि दुकान पर जाते ही फिर पीना है। देखिए, वो खेमा जो था वो 8-10 मिनट बाद एकदम आराम से बचा था, ऐश मौज करते हुए घूमते फिरते आराम से आया। वो समझा जो दुकान पे जाते हैं तो फिर से तो वही काम क्यों मतलब यहाँ पे ये हुआ तो दुकान पर जाते फिर से वही काम करना होगा, तो इससे अच्छा है 10 मिनट इधर टाइम पास कर लेते हैं, उतना काम हमें नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा तो अक्सर होता है, आदमी बचपन में सोचता है तो थोड़ा इधर टाइम पास कर लेते हैं, काम नहीं करना पड़ेगा ना। तो ये क्या किया? खेमा जो कुछ समय अपना क्या किया? उधर बिता लिया और आराम से आया। अब वो पूछता है, कौन पूछता है? कसारा पूछता है इतना लेट कहाँ हुआ? तो सफेद झूठ बोल देता है खेमा, ये क्या कहते हैं खेमा। देखिए, इतनी देर कहाँ रहा रे खेमा? कौन पूछता है? कसारा पूछता है, जो इतनी देर कहाँ रहा रे खेमा? कसारा ने खेमा को झगड़ते हुए कहते झिझकते हुए पूछा, यानी खिसिया के तमसा के पूछा, तो इतना देर कहाँ? अब खेमा देखो क्या कहता, ओ माँ साहब दुकान पर नहीं थे। खेमा सफेद झूठ बोल। अब देखिए वो झूठ बोल दिया, कहा माँ साहब दुकान पे नहीं थे, तो खेमा यहाँ पे क्या किया? झूठ बोल दिया। वो तो घूम रहा था, वो तो घूम रहा था। चलिए, कहता है कुछ समय बाद खेमा उठा और गिलास धोने लगा। अब देखिए कुछ समय बाद क्या किया? खेमा उठा और दुकान को क्या किया? ओ सॉरी, गिलास को क्या किया? धोने लगा। जब होटल पर चाय पीने वाले इक्के दुक्के लोग रह गए तब खेमा ने अपने सेठ कसारा से कहा मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। अब देखिए, जब देखते हैं जब दोपहर का समय होता है दुकान पे आदमी कम जाता है, और दुकान पे जब इक्का दुक्का आदमी था तो खेमा ने अपने सेठ जी से कहा जो मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। कौन कहा? खेमा कहा। किसे कहा? कसारा से कहा जो चप्पल ला दो काका, मेरा पैर जलता है। देखिए, वो अप्रैल का महीना था और अप्रैल महीना में आप जानते हैं जो मई जून यानी अप्रैल मई जून ये 3 महीना का जो गर्मी होता है बहुत घातक गर्मी होता है। ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ, इस बेचारा का हाल बुरा हाल था। यानी जब चाय देने के लिए जाता था रोड सब पे तो क्या होता था? पैर इसका जलता था, जिसके कारण ये क्या कहा जो हमें क्या दे दो, हमें चप्पल ला दो ताकि चप्पल पहन के जाएंगे तो पैर नहीं पकेगा। तो अब ये कसारा कहता है चल अपना काम कर,
बड़ा आया है चप्पल पहनने वाला, सिर पे चप्पल रख देंगे। यानी इसके कहने का मतलब ये होता है, सुनिए ध्यान से, अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, जो सब अपना काम कर, नहीं तो अभी तुमको चप्पल से पीटेंगे। यानी कहता है बड़ा आया है तुम चप्पल पहनने वाला, चल अपना काम कर, नहीं तो तुम्हें हम चप्पल से पीटेंगे, ठीक है। तो चले, अब देखिए एक बच्चा था, क्या यहाँ पे ये होता है क्या, एक मजदूर को चप्पल पहनने का हक नहीं है क्या? एक बच्चा को, जो बच्चा मजबूरी से किसी के पास काम करता है, क्या उसका अधिकार नहीं है चप्पल पहनना? जो कुछ इस तरह से बात हुआ, तो इसके जैसा ना जाने कितने बच्चा है इस दुनिया में। खेमा निराश हो गया, अप्रैल का महीना था, धूप गहरे लगी थी। महीना कौन सा था? अप्रैल का, धूप गहरे लगी थी। नंगे पैर खेमा इधर कोहलू बैल की तरह घूमता। कोहलू का बैल जानते हैं, यानी उसके मजबूरी से किसी को मजबूर ने काम करवाना, यानी जबरदस्ती काम करवाना। वो एकदम बेचारा मजबूरी से एकदम टुटक टुटक के कर रहा है, यानी मजबूरी से वो आराम कर रहा है, मतलब जबरदस्ती, समझिए ना, किसी की जबरदस्ती से फायदा उठाना अच्छा बात नहीं होता है, तो उसको जबरदस्ती वो काम करवाता था, समझ गए। तो इधर तो खेमा इधर कोहलू के बैल की तरह घूमता रहता था। खेमा जो था एकदम नंगे पैर बेचारा आराम से घूमता रहता था, क्या करेगा, पकता रहता था एकदम, क्या करेगा, मजबूरी था, समझ गए। जूठे गिलास धोने जाता तो पहले अपने पैर धोता, यानी जब वो गिलास धोता था, जब वो गिलास धोने के लिए जाता था, तो सबसे पहले अपना पैर धोता था। क्यों धोता था? ताकि जब हम पैर धोलेंगे तो थोड़ा क्या होगा, ठंडा होगा, यानी राहत महसूस होगा, समझिए। शायद जलते पैरों पर पानी गिराने से खेमा को क्षणिक तसल्ली मिलती थी, यानी जब वो थोड़ा पैर पे पानी गिराता था, उसे थोड़ा सा क्या मिलता था, सुकून मिलता था, ठीक है। चलिए, काम निपटा कर कसारा रोटी खाने बैठा। देखिए, अब जब काम निपट जाता है तो खाना खाने तो बैठता है, दोपहर का समय था, तो काम निपटा कर कसारा रोटी खाने बैठता है। 2 रोटी प्याज और चटनी लेकर खाना खाने लगा। देखिए, 2 रोटी प्याज और चटनी लेकर के कसारा क्या करता है, खाना खाने बैठ जाता है। अब देखिए, खेमा भी इसी टोह में था कि अब खाना मिल जाए। देखिए, खेमा बेचारा सोच रहा था अब ये खाने के लिए मालिक बैठा है, तो हमें भी खाना तो अब मिलने करेगा, ये आशा में था। इसी बीच 8-10 लोग बेंचों पर आ बैठा। देखो, जब वो खाना खाने बैठवे किया था, अब बेचारा ये आशे में था खेमा, जो हमें खाना मिलेगा, उसी बीच में दुकान पे 8-10 आदमी आके बेंच पे बैठ गया। अब देखिए, दुकानदार है, वो खाना से पहले क्या करेगा, पहले तो कस्टमर को देखेगा। अब कोई डॉक्टर है तो सबसे पहले वो किसको देखेगा, खाना छोड़ के क्या देखेगा, पेशेंट को पहले देखेगा। तो वो कसारा क्या किया, तुरंत खाना पर से उठ के हाथ धो लिया, तुरंत चाय बनाना क्या किया, शुरू किया। देखो अब क्या होता है, कसारा हाथ धोकर चाय बनाने लगा। खेमा का उतरा चेहरा देखा नहीं जाता, और बेचारा खेमा का जो है मुंह और उदास हो गया, और टेंशन में चला गया बेचारा। खेमा ग्राहकों को चाय देता, पानी पिलाता। ओह, 1 मिनट, चलिए देखिए ध्यान से। खेमा ग्राहकों को चाय देता, पानी पिलाता, और ग्राहकों के आदेश पर, देखिए खेमा जो था ग्राहक को चाय देता था, पानी पिलाता था, और उसके आदेश पर, यानी वो जो कहता था उस पे वो सिगरेट बीड़ी भी उसको लाना पड़ता था। देखो सुनो, तो उसके आदेशों पर बीड़ी सिगरेट भी ले आता था। रोजाना चाय पीने वाला ग्राहक खेमा को, देखिए, रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक खेमा को भद्दी गालियां देकर पुकारते, और खेमा डरता सहता मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा रहता था। देखिए, जो कस्टमर रोज का था, जो कस्टमर रोज आता था, वो उसे गाली भी देता था, तो भी बेचारा अपना मुस्कुरा के अपना काम में क्या करता था, लगा रहता था। क्या करेगा, आप ही जाएंगे दुकान पे, देखिए मेरा मानना ये है,
आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, आप किसी भी दुकान पे जाते हैं तो उस दुकान के स्टाफ को ज़्यादा परेशान ना करें, ठीक है? ज़्यादा परेशान ना करें। उस वक़्त क्या होता है, मालिक जो होता है ना उसका, यदि आप मालिक को कह देंगे, उसका मालिक तुरंत उसको गाली देने लगता है, ठीक है? इसीलिए कृपया करके हो सके जितना ज़्यादा हो सके मैनेज करके चलिए, ठीक है? किसी को अपने से सोचिए, एक ही बात याद रखिए ना, जो हमसे किसी को तकलीफ ना हो, ठीक है? यानी हम यदि किसी को खुश ना रख सकते हैं, तो किसी को खुश नहीं रख सकते, तो इतना तो ज़रूर कर सकते हैं जो हम उसको अपनी ओर से तकलीफ ना दें, ठीक है? अच्छा। कनखियों से अपने नियमित ग्राहक पर 1-2 बार नज़र ज़रूर डाल लेता था, क्योंकि उसे जान-पहचान हो गई थी। देखिए, अब जो इतना दिन से काम कर रहा है, खेमा, बेचारा को जान-पहचान हो गया। अब जो उसका रेगुलर का ग्राहक था, जो कस्टमर रोज़ आता-जाता था, उससे उसको जान-पहचान हो गया था। 1-2 कनखिया उस पे नज़र दे दिया करता था। एरे खेमा कहकर रोटी के तरफ इशारा करके कसारा पास के बरामदे पर दोपहर की झपकी लेने लगा। देखिए, रोटी के तरफ इशारा किया खेमा को, एरे खेमा, रोटी के तरफ इशारा कर दिया, बाबू आके खाना खा लो। और कसारा क्या किया, दोपहर का झपकी यानी बेचारा अपना आराम करने लगा। अब भला जब मालिक आराम कर रहा है तो वहां पे खेमा कैसे आराम करता है, लेबर कैसे आराम कर सकता है? अब खेमा क्या करता है बेचारा, अपना वहीं पे बैठे-बैठे झपकी मार देता है। खेमा क्या करता है, बैठे-बैठे अपना झपकी मार देता है। जब वो झपकी मारता है तो वो क्या होता है, बैठे-बैठे क्या करता है, वो नींद खींच लेता है। और वो क्या होता है, वो दीवार से टकरा जाता है। और जब दीवार से टकराता है तो उसका मुँह से जो वेर गिरता है, वो वेर को मुँह से तो क्या करता है, इसे पोंछ लेता है। वेर को क्या करता है, इसे पोंछ लेता है, फिर ठीक से बैठ जाता है। उसका नज़र किस पे जाता है, कसावा पे जाता है। देखिए ध्यान से। खेमा ने भी अपना पेट भरा, उसको भी थकान के मारे नींद आने लगी। खेमा भी अपना पेट भरा, अब उसको भी थकान के मारे क्या हो गया, नींद आ रहा था। बेचारा कसावा के सोते भला खेमा कैसे आराम कर सकता था। गरम हवा सहता थकान का मारा खेमा बैठे-बैठे झपकियाँ ले लेता। वो खेमा क्या करता था, अपना बैठे-बैठे अपना झपकी ले लेता था, यानी सो लेता था, ठीक है? कभी सिर पास के दीवार से टकरा जाता था। बैठे-बैठे आप सोएंगे तो क्या होगा, धड़फड़ा जाएँगे। अब जब धड़फड़ाएँगे तो दीवार के साइड में बैठे तो कपार तो टकराएगा। जब वो टकराता था, उसका मुँह से कुछ लेर गिर जाता था। उस लेर को वो क्या करता था, हाथ से पोंछ लेता था, फिर से मालिक पे नज़र देता था, कहीं ये ना उठ जाए चंडाल, फिर दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए, वह मुँह की लार हथेली से साफ करके बैठता और कसारा की तरफ देखता। अब वो जो है मुँह की लार को क्या करता था, पोंछ लेता था, बैठ जाता था। किस पे नज़र देता था, कसारा पे। चलिए, हाँ भाई, कहते हैं होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह और शाम ज्यादा चाय बिकती थी। देखिए, होटल के बगल में क्लिनिक था, यानी हॉस्पिटल था। अब वहां पे आदमी ना जाने तो हमेशा आते रहते, कोई जांच कराने, कोई ये करना वो करना, 100 बीमारी के लोग आते हैं। अब वहां पे इस वजह से चाय बहुत ज्यादा बिकती थी। हर तरह के बीमारी क्लिनिक में उपचार कराने आते हैं। अब जब भाई हॉस्पिटले है तो हर एक तरह की बीमारी तो आएगा। चलिए, दवाई लेते दवाई लेते, चाय पीते, न जाने कितनों की बीमारियां के जीवाणु खेमा के शरीर को विधेंगे। देखिए, अब हॉस्पिटल है तो अनेकों प्रकार की बीमारी वाला लोग आएगा, तो वो आएगा दुकान पे तो खेमा क्या उसको चाय देता था, तो ना जाने खेमा के कितने सारा जीवाणु विषाणु उसके शरीर में अटैक किया होगा। कितने सारा आदमी के देह में गिरता है तो उसका देह का जीवाणु सब किस में जाता है, उसमें जाएगा। तो वो बेचारा खेमा इन सब से बेखबर अपने काम में लगा रहता था। यानी खेमा जो था, इस सब से उसको कोनो गम नहीं था, अपना काम में बेचारा लगा रहता था। खेमा को आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। खेमा को आए हुए लगभग कितने महीना हो चुका था, 2 महीना। यह बात कौन कहता है, लेखक कहता है। खेमा की सारी दुनिया कसारा के होटल में सिमट आई थी। अब देखो, खेमा का जो सारी दुनिया था वो कहाँ पे जाके सिमट गया था, तो कसारा के होटल में। यानी उसका दिनचर्या बन गया था। उसको बाप उसका बेचे दिया था, तो बेचारा जाएगा कहाँ, उसको रहना था वही, खाना था वही, सोना था वही, सब कुछ वही करना था। उसका जीवन देखो, रात में सोएगा सुबह में वही काम, फिर रात में सोएगा सुबह में वही काम।
तो उसका तो जिंदगी उस माही में होता था, कहता नहीं था शाम तो बचपन में हुआ करता था, अब तो सीधे डायरेक्ट अंधेरा होता है। शाम तो बचपन में होता था, जब जवानी आया ना तो डायरेक्ट रात होता है, शाम खत्म, सामने होता है। ठीक है, आई थी। एरे खेमा कसावा ने पंखा घुमाते हुए जोर से आवाज सुनाई। कौन आवाज सुनाई? खेमा ने, ये सॉरी, ये कहता है एरे खेमा कसावा ने पंखा घुमाते हुए जोर से आवाज सुनाई तो कहा आ रहा हूं। पास के जनरल स्टोर पे बैठा खेमा दौड़ कर आया। देखिए अब जो है खेमा, जब दोस्ती हो जाता है ना, जब आप ही कहीं रहते हैं ना कुछ समय, आपको दोस्ती हो जाता है आसपास के आदमी से, तो उसको बगल की दुकान, एक जनरल स्टोर की दुकान थी, यानी राशन पानी की, उससे उससे क्या हो गया था, दोस्ती हो गया। तो वहां पे जाके बैठा था, तो कसाबा ने जोर से आवाज दिया तो खेमा ने कहा हम आ रहे हैं। चलिए, अब कहता है कहाँ मर गया था, ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा। अब कसाबा कहता है खेमा को, कहाँ मर गया था, ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा। कसावा ने कसावा ने आंखें निकाली, कसावा के ताने सुनता खेमा बर्तन साफ करने बैठ जा। तो देखिए कसावा की यह ताना सुनते सुनते वो बेचारा क्या किया, अपना बर्तन धोने फिर से बैठ गया। कहता ये रे खेमा, पहले यहाँ आके 4 चाय जनरल स्टोर पर दिया। कसावा ने नाटकीय करोध में कहा वो जब बर्तन धोने बैठ गया तो कसावा ने कहता है एक खेमा 4 चाय जाओ पहले जनरल स्टोर पे पहुंचा दो। वो एकदम क्रोधित होके बोला। कौन? कसावा बोला। किससे बोला? तो खेमा से बोला। चलिए, कहता है जा रहा हूँ। खेमा ने शांत स्वर में कहा। बेचारा बच्चा था, वो डर जाता था, अब आराम से कहा जा रहा हूँ। ठीक है। शाम होते होते बर्तनों की सफाई नहीं हुई, इस कारण खेमा की पिटाई हो गई। देखिए शाम होते होते बर्तन की सफाई न हुई, जिसके कारण खेमा की क्या हो गई, पिटाई हो गई। खेमा बाल्टी लेकर हैंडपंप पर गया। अब जैसे तैसे पानी की बाल्टी ले आया। संभवतः कसारा का खौफ खेमा में उत्तेजना भर देता था। देखिए खेमा जैसे तैसे अपना पानी लाया और जैसे तैसे अपना धो लिया। उसके बाद खेमा को जो है ना कसावा से इतना डर होता था, कसावा से इतना डर होता था, तो खेमा के मन में एक जोश आता था, यानी उसके डर के मारे बेचारा के अंदर एक जोश होता था, एक उत्तेजना पैदा होता था। किसके अंदर? खेमा के अंदर। डर से वो काम करता था। समझ गए? खौफ से बालक स्थिर होकर बैठा रहता। समझ गए? और खौफ से, उसके डर से वो उसके सामने हमेशा बैठा रहता। ठीक है। परंतु खेमा तो कसावा के खौफ के आगे मशीन की तरह दौड़ता रहता था। अब देखिए जैसे यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, बटन दाबते ये चलने लगता है, यानी वो जो खेमा था वो कसावा से इतना डरता था, यानी उसके डर के आगे वो मशीन के तरह इतना दौड़ता रहता था। जैसे ये पंखा है, अभी स्विच देंगे तो बस चलने लगेगा, फिर स्विच देंगे बंद हो जाएगा, यानी वो मशीन के तरह दौड़ता था। किसके डर से? कचरा के डर से। अब रात होने से पहले खेमा ने सभी बर्तन की सफाई कर दी, यानी रात होने से पहले खेमा क्या करता था? सभी बर्तनों को साफ कर देता था। कसारा और खेमा खाया कुछ देर बाद दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गया। कसारा जाग रहा था, परंतु खेमा को सोते ही नींद आ गया। अब देखिए जब रात हुआ तो दोनों आदमी खाना पीना खाया, आराम से अपना अपना बिस्तर पे सो गया, क्योंकि मालिक का बिस्तर अलग हुआ और मजदूर का बिस्तर अलग हुआ, तो दोनों अपना अपना बिस्तर पे सो गया। अब बेचारा खेमा सोते ही माता बेचारा दिन भर का थका हुआ था, ईमानदारी से मेहनत करता था, जैसे ही बिस्तर पे जाता था उसको नींद आता था। लेकिन बेचारा मालिक, उसको तो बड़ी तकलीफ है, उसको नींद आएगा तो आएगा कैसे? उसको तो ये टेंशन लगल रहता है, उसको कितना उधारी दिए, उसको कितना नकदी दिए, किसके पास कितना चाय है, किसको कितना पैसा दिए, किससे कितना कर्जा लिए, किसके कितना पैसा बांटे। तो मालिक को तो बहुत फायदा के बारे में सोचना रहता है, तो इसी के टेंशन में बेचारा जागता रहा। देखिए पैसा से आप नींद नहीं खरीद सकते हैं, पैसा से आप सुकून तो खरीद नहीं सकते है ना। पैसा बहुत बड़ा चीज है, लेकिन पैसा से आप सुकून नहीं खरीद सकते। समझ के बाद, तो पैसा से आप सुकून नहीं खरीद सकते।
तो ऐसा बात हो गया इसमें, ठीक है। और बेचारा ये क्या कहते हैं, खेमा मस्त मौला आराम से मेहनत करता था, ईमानदारी से आराम से सो जाता था। चलिए, अगले दिन सुबह से खेमा फिर अपने काम में लग गया, उसके लिए कुछ भी नया नहीं रहा। खेमा फिर सुबह होता था, बेचारा काम पे लगता था, यानी उसके लिए कोई नया बात था ही नहीं। 2 दिन से मैं खेमा का जीवन क्रम देख रहा था। कौन देख रहा था? यह लेखक देख रहा था, जो 2 दिन से खेमा के जीवन क्रम को, ठीक है। इस तरह शोषण न जाने कितने खेमा जैसे इस देश में है, जो बचपन में ही कच्ची टहनी से सथूल जब बन जाते हैं, न जाने क्यों। अब देखो, ये खेमा जैसा पूरे देश में कितना बच्चा होगा जो इस तरह से उस पर शोषण होता होगा। देखिए, जानकारी करने पर मुझे पता चला कि खेमा के माता पिता ने बच्चे के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने 4 बेटा को इसी तरह से बेच दिया है। देखिए, जानकारी जब लेखक ने पता किया सब बात, तो उसे ये पता चला उसका जो माता पिता था, अपना बच्चा के भरण पोषण के दायित्व से आजाद होने के लिए, यानी मुक्त होने के लिए, वो अपना बेटा, चाबू बेटा को क्या किया, इसी तरह से बेच दिया। खेमा भाइयों में सबसे छोटा था। मैंने सोचा खेमा को कुछ समय अपने पास रखकर स्कूल में दाखिला दिलवा दूं। उन्होंने, अध्यापक यानी लेखक ने सोचा, जो हम कुछ समय खेमा को अपने पास में रख करके उसे स्कूल में एडमिशन करवा दे, यानी दाखिला दिलवा दे, यानी एडमिशन करवा दे। देखिए, कसारा चाय पत्ती शक्कर लाने बाजार गया। कसारा जो था वो चाय पत्ती चीनी लाने के लिए कहाँ गया? बाजार गया। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खेमा को आवाज लगाई। खेमा टेबल पर गिला कपड़ा घुमाता छोड़ मेरे पास आ खड़ा हुआ। देखो, उसे तो डर भी था ना, जो कोई बारात बुलाता है और उसके पास नहीं जाएंगे तो कहीं वो मालिक को कह दे तो हमारा पिटाई हो जाए। इसके डर से वो बेचारा अपना चाहता था। सुनिए ध्यान से। अब जो है वो मास्टर साहब ये चीज देख रहा था। जैसे ही कसारा बाजार गया तो आवाज दिया खेमा को, और खेमा तुरंत अपना टेबल साफ कर रहा था। वो टेबल साफ करना छोड़ करके तुरंत वो उसके पास में आके खड़ा हो गया, ठीक है। क्यों खेमा, तुझे तेरे सेठ जी कितने रुपये देते हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा। यानी वो अध्यापक यानी लेखक पूछा, खेमा तुम्हारा जो सेठ जी है तुम्हें कितना पैसा देता है? अब देखिए, मैं नहीं जानता, बापू जानते हैं। खेमा क्या कहता है? हम नहीं जानते। कौन जानते? मेरे बापू यानी मेरे पिताजी जानते, पापा जानते। खेमा ने हथेली घुमाते हुए स्पष्ट स्वर में कहा। यानी खेमा ऐसे कहा, हम नहीं जानते, मेरे पापा जानते हैं। ऐसे अपना हथेली घुमाते हुए स्पष्ट स्वर में कहा, ठीक है। तुम स्कूल नहीं जाते हो खेमा? मेरे प्रश्न ने खेमा को चौंका दिया। अब ये जो लेखक यह बात बोले जो तुम स्कूल नहीं जाते हो, यह बात उसे चौंका दिया। अब देखिए कैसे चौंका दिया। मेरी तो पढ़ने की इच्छा है पर बापू स्कूल नहीं भेजते। कहते कहते खेमा मेरे सामने बैठ गया। अब देखिए, वो खेमा कहता है जो मेरा मन तो है पढ़ने का, लेकिन मेरा पापा स्कूल हमें नहीं भेजता है। यह बात कहते कहते खेमा क्या हो गया, वहीं पे बैठ गया, उसके सामने में बैठ गया। लेखक के सामने में क्या हो गया, खेमा बैठ गया। अब तो बड़ी टेंशन की बात है, उसका मन तो है पढ़ने का, लेकिन उसका बाप पढ़ने के लिए नहीं भेजता है। उसका बाप तो उसे बेच लिया है। चलो, तू तेरे सेठ के पास खुश है? कहता है तू तेरे सेठ के पास खुश है? मैंने पूछा। खेमा निरुत्तर रह गया। तो देखो, अब उसे पूछा जो क्या तुम अपना सेठ के पास जो काम कर रहा है तुम खुश है? तो खेमा कुछ जवाब नहीं दिया। मेरे साथ चलेगा? अब अध्यापक कहते हैं जो मेरे साथ चलेगा, तो उन्होंने मैंने दृढ़ता से कहा, यानी खेमा कहा क्या करना, क्या काम करना पड़ेगा। स्वाभाविक बात है, बच्चा वहां काम कर रहा था, उसे कोई पूछेगा तो मेरे साथ चलेगा तो स्वाभाविक है पूछेगा तो हमें क्या काम करना पड़ेगा साहब। तो कहते हैं नन्ही जान से मुझे निरुत्तर कर दिया। यानी यह बात सुन के वो बेचारा
मुंह में कोई जवाबे नहीं रहा तो हम क्या जवाब दें। अब ध्यान से सुनो, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, मेरे साथ रहना, मैंने प्यार से कहा। कौन कहा? लेखक ने कहा स्कूल जाना, पढ़ाई करना और मेरे साथ रहना। प्यार से कहा, बहुत आराम से। उसके चेहरे से प्रसन्नता झलकने लगी। अब देखो खेमा के जो चेहरा था उसे क्या आ गई? खुशी आ गई उसके चेहरे। मैंने 2-3 दिन तक छानबीन करके खेमा के गांव का पता लगाया। अब लेखक जो था वो छानबीन करके 2-3 दिन तक छानबीन किया, पता लगाया और उसके गांव का पता लगाया। 2-3 दिन पहले छानबीन किया जी कौन है, नहीं है, कहाँ घर है, नहीं है, उसको पता लगा। अब उसके पिता से मिलने उसके गांव जा पहुंचा। अब उसके पिता से मिलने के लिए लेखक कहाँ चला गया? उसके गांव चला गया। ठीक है, उसका पिता टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर खाट पर, यहाँ पे खाट हो जाएगा, ठीक है, खाट पर बैठा था। अब उसका जो पिता था एक झोपड़ी के बाहर, बेचारा गरीब था, तो गरीब का घर पे थोड़ी ना, गरीब का घर तो झोपड़ी होता है ना, तो एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर एक खाट पे बैठा हुआ था। ठीक है, थका सा शरीर, उदास चेहरा। वो भी बेचारा कहीं से मजदूरी करके आया था, उसका भी शरीर कैसा था? थका हुआ था। वो बेचारा क्या किया था? अपना आराम से उदास चेहरा लेके क्या किया था? बैठा था। ठीक है, आइए, मुझे देखकर उठा और हाथ जोड़कर भय मिश्रित आश्चर्य से देखने लगा। और वो हाथ जोड़ के देख रहा था, यानी उनको देख करके, मुझे देख करके उठा और हाथ जोड़कर भय मिश्रित आश्चर्य से देखने लगा। और जब देखिए कोई गरीब आदमी के सामने कोई दूसरा आदमी जाएगा, अच्छा कोट पेंट लगाया हुआ आदमी जाएगा, तो बेचारा तो स्वाभाविक डर जाएगा ना, तो बेचारा खड़ा हुआ हाथ जोड़ करके और एकदम आश्चर्यित हो गए। आप खेमा के पिता ने पूछा, खेमा के पिता पूछा उनसे, जो आप, वो कहता मैं अध्यापक हूँ, खेमा को जानता हूँ। मैंने कहा, वो कहता मैं अध्यापक हूँ, खेमा को जानता हूँ, वो एक होटल पर है साहब। खेमा के पिता ने दीर्घ श्वास छोड़ता होगा, यानी वो बेचारा अपना घबरा गया था, आराम से लंबा सांस लेके कहा वह एक होटल पे है साहब। कौन कहा? खेमा के पिताजी कहा। दीर्घ श्वास मतलब लंबा सांस लेके कहा, बेचारा घबरा गया था, डर गया था। ठीक है, वो कहा मुझे मालूम है, मैं चाहता हूं कि खेमा को, मुझे मालूम है, मैं चाहता हूं कि खेमा को पढ़ाऊं, उसे अच्छा इंसान बनाऊं। अब देखिए वो अध्यापक बोले जो मैं चाहता हूं कि खेमा को पढ़ाऊं और उसे एक अच्छा इंसान बनाऊं। जब यह बात कोई बाप सुनेगा तो बेचारा के मन में तो बहुत तकलीफ होगा, जो हम बच्चा को, अपना बच्चा को पढ़ा ना सके, बहुत बेचारा को तकलीफ हुआ। देखिए इसलिए खेमा को लेने आया हूँ, मैंने सहज से कहा, यानी वो उसके पिता से कहा। खेमा के पिता की आंखें भर आई। जब इतना बात लेखक ने बताया तो खेमा का जो पिता था बेचारा की आंख आंसू से क्या हो गया? भर गया। निश्चय ही मन में अपने बच्चे के प्रति अनुराग उमड़ आई, यानी सबको अपने बच्चा के प्रति बहुत प्रेम होता है। भाभी बेचारा मजबूरी था उसके पास, वो क्या करता, समझ गए? ठीक है, पर कसारा को उसके रुपया लौटाने पड़ेगा। अब उसके पिता कहता है ठीक है, आप पढ़ाना चाहते तो कोई बात नहीं, पढ़ा दीजिए, लेकिन कसारा से जो हम पैसा लिए थे वो पैसा लौटाना पड़ेगा। खेमा का पिता बोला मैं व्यवस्था कर दूंगा, मैंने सहज से कहा। यानी खेमा के पिता फिर से मास्टर साहब से कहा तो कोई बात नहीं है, हम पैसा व्यवस्था करके दे देंगे। ठीक है, उसके चेहरे पर संतोष की लकीरें उभर आई, वह मेरे साथ चल पड़ा। और खेमा के पिता के चेहरा पे संतोष की लकीरें उभर आई। अब वह उसके पिता और उसके साथ क्या हो गया? मास्टर साहब के साथ विदा हो गया। ठीक है, खेमा ग्राहकों को चाय देकर गिलास दे रहा था, चाय के गिलास दे रहा था। जब वो मास्टर साहब, अब वो खेमा के पिता जब उस वक्त गए तो खेमा किसी ग्राहक को चाय दे रहा था। ठीक है, खेमा के पिता ने कसारा से बात की और लगभग आधे घंटे बाद खेमा मेरे पास था। यानी खेमा का जो पिता था
वो बातचीत किया किससे, कासावा से। और उसके आधा घंटा के बाद वो खेमा किसके पास था, मास्टर साहब के पास। खेमा मेरे साथ चलने लगा, उसकी चाल बदल गई, जैसे पिंजरे से पंछी मुक्त हुआ। अब स्वाभाविक बात है, वो बेचारा बंधा हुआ था एक बंधन में, उस बंधन से वो आजाद हुआ तो खुश तो होगा ही होगा। तो जैसे लगता था जो कोई पिंजरा से पक्षी ने आजाद होता है, कुछ इस तरह से उन्होंने क्या हुआ, आजाद हुआ। समझ गए, कुछ उस इस तरह से जो बेचारा आजाद हुआ, उसका चाल ढाल सब बदल गया, चलने का तरीका उसका बदल गया, जैसे लग रहा था जैसे पिंजरा से छूटा है, जेल से। घर आकर मैंने स्नान किया, फिर खेमा को स्नान करने के लिए कहा, दोनों खाना खाया। देखे, जब घर पहुंचा तो मास्टर साहब भी स्नान किया और खेमा को भी बताया स्नान करो, ठीक है। खाना खाते समय मैं सोच रहा था कि यदि खेमा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। यानी वो सोच रहे थे, यानी खेमा जो पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बन जाएगा, हमें बहुत खुशी होगी। परंतु खेमा जैसे अनेक बालक है, उनका क्या होगा खैर। यानी खेमा जैसे अनेक बालक इस देश में है, खैर क्या होगा। लेकिन आप सोचिए, हर एक जगह यदि इसी तरह के अध्यापक जो थे, इसी तरह के अध्यापक हो जाए, और जिस बच्चा पे शोषण होता है, जहाँ पे बाल मजदूरी कोई बच्चा करता है, उस बच्चा को यदि उसकी समस्या समझ करके उसे उस समस्या को समाधान कर दिया जाए तो क्या होगा, बाल मजदूरी होगा। यह एक्ट, ये कानून, ये फन्ना, ये चिन्ना लगाने से नहीं हो पाएगा। और आदमी यदि उसे व्यवस्था पूर्वक, जो बच्चा काम करता है उसकी समस्या समझ के, उसकी मजबूरी को समझ के उसका मजबूरी का समाधान कर दिया जाए और उसे पढ़ने लिखने के लिए पैसा दिया जाए, क्या यह बाल मजदूरी होगा, नहीं ना होगा। चलो, रात को मैंने सोने लगा तो खेमा मेरे पास आया और मेरा पैर दबाने लगा। और जब रात में वो सोने गए ना, तो खेमा उसके पास आए और उसका पैर दबाने लगे। मैं उठ बैठा और पूछा कि मेरे पैर क्यों दबा रहा है। तो पता चला कि खेमा रोज रात को 2 घंटा कसावा के पांव दबाता था। और तब जाके पता चला, मास्टर साहब पूछे जो तुम मेरा पैर क्यों दबाते हो, तो उन्होंने खेमा जवाब दिया, जो हम 2 घंटा रोज रात को कसावा का पैर दबाते। देखिए, पैर दबाना कोई बुरी बात नहीं है, यानी जब किसी से आप पैर दबाते हैं वो बुरी बात नहीं है। मास्टर हैं, कोई भी है, पैर दबाते कोई बुरी बात नहीं, लेकिन किसी की इच्छा के विरुद्ध नहीं। यानी उसका मन नहीं है तब आप दबाते, ये गलत बात है। आप मास्टर है, कोई दिक्कत नहीं, पैर दबाते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका मन तो होना चाहिए। आपका कोई विद्यार्थी है, आप कोई काम कहते हैं उसे करने के लिए, वो आपका काम नहीं करता है, कोई बात नहीं, उसका इच्छा होना चाहिए। यदि इच्छा के विरुद्ध आप काम करवाते हैं तो ये सही बात नहीं, ठीक है। चल, मेरी आंखें भर आई, जैसे यह बात सुना, जो 2 घंटा खेमा से वो पांव दबाता था, तो बेचारा का आंख भर आई। मैंने प्यार से खेमा के सिर पर हाथ फेरा और मैंने उससे बिस्तर पर सो जाने के लिए कहा। वो प्यार से उसके खेमा के सर पे हाथ दिया और कहा, बाबू सो जाओ। कच्ची नींद में खेमा करीब 2 घंटे बाद बड़बड़ाने लगा, यानी उसे सपना में आने लगा। 2 घंटा के बाद उस सपनाने लगा। क्या सपना आया देखिए, कहता, आया सेठ जी। कौन कहता है, खेमा। बेचारा को इतना टॉर्चर वो किया ना, संभवतः कसावा की आवाज अर्ध निद्रावस्था में भी खेमा को सुनाई दी। एवे खेमा, वो कहता, आया मालिक। यानी यहाँ पे जाके ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। समझ गए। चलिए, अब कुछ ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट। देखिए, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो किसी की मजबूरी की फायदा नहीं उठाना चाहिए। देखिए ध्यान से, देखिए, कहते हैं, खेमा पाठ्य के लेखक है दिनकर, शिव पूजन, बंशीधर, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चल, खेमा की उम्र लगभग कितनी थी, 7 से 8 वर्ष, 8 से 9 वर्ष, 9 से 10 वर्ष की, 11 वर्ष।
तो इसकी उम्र कितनी थी? 8 से 9 वर्ष। चलिए, कसावा का स्वभाव कैसा था? कठोर, कोमल, दयालु, इनमें से कोई नहीं। तो उसका स्वभाव कैसा था? तो कठोर था। खेमा कितने भाई थे? तो खेमा 2, 3, 4 या अकेला था? तो खेमा 4 भाई बहन थे। खेमा काका कहकर किसे संबोधित करता था? लेखक को, कसरा को, ग्राहक को, साइकिल वाला को। वो कसावा को कहता था काका आया हमने। कसावा के पैसे किसने लौटा है? खेमा, खेमा के पिता की, लेखक की, खेमा की माँ। तो वह बोला था खेमा के पिता ने हम व्यवस्था करके दे देंगे, लेकिन पैसा कौन दिया? लेखक दिया। कसावा शीर्षक कहानी के केंद्र में है। बाल विवाह, बेलेम विवाह, बाल मजदूरी, विधवा विवाह। तो ये बाल विवाह, बाल मजदूरी पे बात है, ठीक है। किस कारण खेमा की पिटाई की गई थी? टेबल न साफ करने पर, बर्तन न साफ करने पर, चाय न पहुंचाने पर, या इनमें से कोई नहीं? तो बर्तन न साफ करने पर खेमा की पिटाई हुई थी। खेमा के पिता ने भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटा को बेच दिया? तो 1, 2, 3, 4, चारों बेटा को बेच दिया था। आई कहते हैं मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन था? खेमा, कसावा, लेखक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? कसावा था। खेमा कहाँ काम करता था? खेत में, रसोई में, कालीन उद्योग में। कसावा के होटल में। कहाँ काम करता था? तो कसावा के होटल में। खेमा के पिता ने उसे किस कारण बेच दिया था? गरीबी के कारण, अमीरी के कारण, की बीमारी के कारण, की शौक बस के कारण? तो वह गरीबी के कारण बेच दिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। खेमा के साथ जाती हुई खेमा की चाल कैसी थी? तेज, मंद, सुस्त? कुछ नहीं, बेचारा एकदम तेजी से जा रहा था। कसावा का होटल था अस्थायी, अस्थायी, विस्तृत, कथी संकुचित, तो अस्थायी होटल था। खेमा का मालिक कसावा ने किस चीज की मांग करता था? पैसों का, कपड़ों का, किताब का, चप्पल का? खेमा मालिक कसावा से क्या चीज मांगा था? चप्पल मांगा था ना, तो बोला था सर पे चप्पल रख दूंगा। बाल मजदूरी का निविसंस्था को उभारने वाली कहानी है ठेस, खेमा, ईदगाह। दीदी के रहे तो खेमा। कौन सी कहानी हमें बाल श्रमिक के प्रति संवेदनशील बनाती? ईदगाह, ठेस, खेमा, चिकित्सा का चक्र, ये खेमा। खेमा द्वारा चप्पल मांगने पर कसावा ने क्या कहा? अभी पैसा नहीं है, अभी चप्पल रख दूंगा सिर पर, या मेरी वावी ले लो, या कल ला दूंगा। यहाँ पे चप्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चप्पल। तो क्या बोला था? चप्पल, अभी चप्पल रख दूंगा सिर पर। खेमा शीर्षक पाठ्य गद्य की कौन सी विधा है? कहानी, रिपोर्ट? तो यह कहानी है तो है। खेमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? यानी मेन आदमी क्या है, कौन है? तो खेमा ही तो मेन आदमी है। खेमा शीर्षक कहानी, यहाँ पे शीर्षक हो जाएगा, ठीक है। खेमा शीर्षक कहानी किस पात्र पर कड़ा प्रभाव करती है? किस पात्र पर कड़ा प्रभाव करती है? तो ये बाल मजदूरी, मजबूरी पर, बाल मजदूरी पर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी? अच्छी थी, अत्यंत दयनीय थी, अज्ञात थी, अत्यंत दयनीय थी। इसके कसारा ने खेमा की किस लिए फटकारा था? चप्पल मांगने पर, चाय गिराने पर, चीनी कम डालने पर? चप्पल मांगने पर। समझ गए? यहाँ पे जाके ये खत्म होता। कुछ प्रश्न है उसे हम देख लेते हैं। कहते हैं प्रश्न उत्तर में देखिए क्या है। कहता है खेमा कसावा के होटल पर काम क्यों करता था? तो कहेंगे खेमा
गरीबी के कारण कसारा के होटल पर काम करता था। खेमा के पिता ने गरीबी के कारण खेमा को होटल मालिक कसारा के हाथे बेच दिया था, इसलिए खेमा कसारा के होटल पे क्या करता था, काम करता था। इसी बात को आपको लिख देना है, ठीक है। खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा क्या जवाब दिया? खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने कहा कि अभी चप्पल रख दूंगा सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। उसके कहने का आशय था कि मजदूर को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं होता है। उसने कहा कि चुपचाप अपना काम करो, नहीं तो चप्पल से मार खाओगे। अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? तो लिख देंगे गर्मी का मौसम था, उसने नंगे पैर इधर उधर चाय पहुंचाने तथा गिलास लाने के लिए जाना पड़ता था। गर्म सड़क पर चलने से उसके पैर जलते थे, इस जलन से बचने के लिए वह अपने पैरों पर पानी गिराता था। अतः खेमा अपने पैर के जलन को दूर करने के लिए क्या करता था, पानी डालता था। ठीक है। कहते हैं किन परिस्थिति में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था? तो खेमा के पिता गरीब थे, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। वे अपने बच्चे के भरण पोषण से दायित्व से असमर्थ थे, आमदनी का कोई स्रोत नहीं था। अतः अपना भरण पोषण करने एवं बच्चे के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने सभी बच्चा को क्या किया था, बेच दिया था। जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहता है, तब उसकी आंखें क्यों भर आई, अपना विचार दीजिए। स्वाभाविक बात है भाई, कोई बाप असमर्थ है तो इस बात को तो उसे जरूर धिक्कार होगा, जो हम धिक्कार है हमें, जो हम अपना बच्चा को भरण पोषण नहीं कर पा रहे ना। तो लिख देंगे जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि खेमा को अपने साथ वे जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें भर आई, क्योंकि उसके मन में अपनी संतान के प्रति अनुराग आई। उसे इस बात का मलाल था कि उसने अपने बेटा को होटल मालिक के हाथों बेच दिया था। उसने ऐसा करके एक पिता का दायित्व नहीं निभाया। रुपया के अभाव में वह अपने बेटा को मुक्त नहीं करा सकता था, अतः अपने बेटा के भविष्य को लेकर वो बहुत चिंतित थे। इसीलिए वो बेचारा क्या हो गया, टेंशन में चला गया। चलिए कहते हैं खेमा कहानी पढ़कर आपके दिमाग में कौन से प्रश्न उठ रहे? देखिए लिख देंगे खेमा कहानी पढ़कर मेरे दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि जिस देश के बच्चे दूध के दांत गिरने से पहले मजदूरी करने लगे, उस देश का भविष्य क्या होगा। मेरे दिमाग में एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या इस देश के संपन्न लोगों की यह जवाबदेही नहीं बनती है कि वे गरीब बच्चे के भविष्य निर्माण में सहायता करें? क्या धनवान बनने का मतलब मानवता भूलकर गरीब के साथ अमानवीय व्यवहार करना है? मैं यह भी सोचता हूँ कि खेमा जैसे असहाय एवं दीन दुखियों के लिए सरकार कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। इस तरह खेमा कहानी पढ़ने के बाद मेरे मन में भिन्न तरह के प्रश्न उठ गए, यानी अलग अलग विचार। तो आप लोग जवाब दे सकते। कसारा से चप्पल मांगने पर खेमा को फटकार लगी, उसके बावजूद वह काम करने लगा। आप रहते तो क्या करेगा भाई, मजबूरी है तो करेगा ना। कसारा से चप्पल मांगने पर खेमा को फटकार लगी, उसके बावजूद वह काम करने लगा, क्योंकि उसके पिता ने उसे बेच चुका था। वह बंधुआ मजदूर बन गया था। डांट फटकार एवं गालियां सुनकर उसकी नियमित बन चुकी थी। अगर मैं उसकी जगह रहता तो मैं भी वही करता जो खेमा ने किया। ऐसा नहीं करने पर वह पिटता और खाना नहीं देता। ऐसी स्थिति में सब सहकर काम करना पड़ता है। चलिए अब कहता है कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया होगा, अपने विचार लिखिए।
कसावा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में वैसा ही परिवर्तन आया जैसा कि पिंजरे से मुक्त हुए पंछी में आता है। खेमा अब बंधन मुक्त हो चुका था। उसने न तो किसी से डांट फटकार सुनने का भय था और न काम करने का कोई दबाव था। यही कारण था कि प्रसन्न था मेरे विचार से उसके जीवन में भारी परिवर्तन आया। बात सही है, जब बेचारा आजाद हो गया तो उसे क्या गम है, आराम से पढ़ना है, लिखना हो गया। इस दुनिया में यदि सबसे कोई आसान काम है तो वो पढ़ाई है। पढ़ाई से ज्यादा आसान काम कोई है ही नहीं। देखिए, जब आप पढ़ने जाते हैं तो वहां पे एक पंखा भी लगा होता है, लेकिन जहाँ पे कोई मजदूर काम करता है उस धूप में, इस चिलचिलाती धूप में, वहां पे कौन पंखा होता है? तो आराम कौन हुआ? वो काम करना आराम हुआ या पढ़ाना आसान आराम हुआ? ये पढ़ना ना आराम हुआ। बाल मजदूरी की तरह समाज में अन्य कुप्रथाएं भी प्रचलित है, उन पर चर्चा कीजिए। तो बाल मजदूरी की तरह हमारे समाज में कई कुप्रथाएं प्रचलित है, जैसे बाल विवाह, जाति प्रथा, भ्रूण हत्या, लिंग विभेद, छुआछूत आदि प्रथाएं हमारे समाज में भी विकास में अवरोधक का कार्य करती है। इन सबों पर कानून प्रतिबंध लगाना चाहिए। इससे समाज विषमता बढ़ती है तथा हमारा विकास क्या होता है, सबसे बाधित होता है। छुआछूत, ये वो, फन्ना चिन्ना, ये सब बात अच्छा नहीं है। बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए सुझाव दीजिए। बाल मजदूरी देश के लिए एक गंभीर समस्या है, क्योंकि किसी देश का भविष्य उस देश के बच्चा पर निर्भर करता है। मेरा सुझाव है कि बाल मजदूरी के विरुद्ध बने कानून सख्त से सख्त लागू किया जाए। बाल मजदूरी करने वाला को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार तथा संपन्न लोग को गरीब की आर्थिक मदद के लिए आगे आना चाहिए, ताकि अपने बच्चे को बंधुआ मजदूर न बना करके उसे शिक्षित कर दे। इसके लिए सरकार तथा समाज दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। सरकार को गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि ये बच्चे पढ़ लिख करके अपने भविष्य का निर्माण कर सके। इस प्रकार उपयुक्त सुझाव व्यवहार में लाकर बाल मजदूरी को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अब आता है सारांश। तो आप सारांश अपना शब्दों में लिख देंगे। सारांश, खेमा पाठ पे सारांश लिख देंगे। प्रस्तुत पाठ खेमा का नायक बाल माध्यम मजदूर था। यही बात को आपको क्या कर देना, लिख देना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समय काफी होते जा रहा है, 1 बजने 12:30 बजने, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। खत्म हो गया। तो आपकी क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं, दी एंड करते हैं। तो क्लास को खत्म करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, जो क्लास कैसा लगा जरूर बताएंगे। क्लास कैसा लगा, ठीक है। कमेंट जरूर करें। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।